नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। शाम के बज गए हैं 7 और अब बात होगी सबका हिसाब होगा में ईरान की, जहां ताबड़तोड़ हमले अभी भी जारी है। आसमान से लगातार बम बरस रहे हैं और पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट दहल उठा है। लेकिन इन सब के बीच में भीषण तबाही का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमले का दावा ना तो अमेरिका कर रहा है और ना ही इजराइल कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस खामोशी के पीछे का सच है क्या? क्या ये ईरान का खौफ है या फिर किसी बड़े वैश्विक चक्रव्यूह की शुरुआत है? इन सब के बीच में इजराइल ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। इजराइल का कहना है कि ईरान पर ये हमले कुवैत और बहरीन जैसे देशों ने किए हैं। ये बड़ा दावा इजराइल का है कि ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो कुवैत और बहरीन ने किए हैं और इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे मानने से पूरी तरीके से इनकार कर रहे हैं और उनका मानना है कि ये केवल ध्यान भटकाने और खुद को पाक साफ दिखाने के लिए एक सोची समझी रणनीति है। आखिर मिडिल ईस्ट में क्या खिचड़ी पक रही है उसके बारे में आपको समझाती हूं। तो ईरान के कई बड़े शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग की लपटें हैं, विध्वंस है। अहवाज, बुशहर, बंदर अब्बास, शाबार को सबसे ज्यादा निशाने पर रखा गया है और इन हमलों की जिम्मेदारी अब तक किसी भी देश या संगठन की तरफ से नहीं ली गई है। इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। अमेरिका ने ईरान पर हमले से साफ इनकार कर दिया है और नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात भी की है। नेतन्याहू का दावा है कि ट्रंप ने ईरान युद्ध पर अपडेट दिया है। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के नेतन्याहू तक दोनों ही ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से ईरान पर हमले नहीं किए गए हैं। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल जैसी महाशक्तियों ने आधिकारिक तौर पर अपने कदमों को पीछे खींच लिया हो तो सवाल वही खड़ा है कि आखिर ईरान की धरती पर बम बरसा कौन रहा है? क्या ये कोई नया गुप्त सैन्य संगठन है, गठबंधन है, या फिर पर्दे के पीछे से कुछ और ही संचालित हो रहा है? इस रहस्यमयी हमले ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर न केवल लाकर के खड़ा कर दिया है बल्कि डरा भी दिया है। आज इसी मुद्दे पर होगी खास चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट। ईरान पर लगातार वार, यूएस इजराइल का इनकार। इजराइल ने खींचे कदम, ईरान में कौन गिरा रहा बम? ईरान की बम वर्षा, खाड़ी देशों पर मौत बनकर बरसा। मिडिल ईस्ट में महातबाही, खौफनाक मंजर दे रही गवाही। हॉर्मुज बना विनाश का जलडंप, ईरान ने रचा चक्र। और चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि ईरान पर बमबारी से अमेरिका, इजराइल दोनों ने हमलों से इनकार कर दिया है। तो आखिरकार ईरान पर यह बम वर्षा कर कौन रहा है? अब यही समझेंगे हमारे खास मेहमान से। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, दामोदर सिंह, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। सबसे पहले ब्रिगेडियर सर, आप ही से समझना चाहूंगी कि ये जो बार बार बातें हो रही थी, ये कहा जा रहा था कि बहरीन में सायरन बज रहे हैं, कुवैत की स्थिति भी वही है, तो क्या इन दोनों देशों ने खुद ही मोर्चा खोल दिया है और अब अमेरिका और इजराइल को आने की जरूरत ही नहीं बची? देखिए, ये कहना तो बिल्कुल सरासर गलत होगा कि बहरीन और कुवैत जैसे देश ईरान के खिलाफ खड़े होंगे। इसमें अमेरिका और इजराइल दोनों इन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि साहब, हम इस युद्ध में अब हमले नहीं कर रहे मजीद ईरान के ऊपर, और ये जितने भी हमले हो रहे हैं ये उन देशों पे हो रहे हैं जहां ईरान उनको मार रहा है। तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के गले से उतरने वाली हैं और ना ही ईरान इसको एक्सेप्ट करने वाला है। अमेरिका के वहां बेसिस हैं। अमेरिका का अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को जिस तरह से मतलब सपोर्ट दिया जा रहा है, तो ये एक इस तरह के नए प्रॉक्सीज अमेरिका खड़ा करना चाहता है
क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि अगर उसने मजीद हमले किए तो ये जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया में ये बहुत भयावह हो जाएगी। और अगर ये सिचुएशन वर्स होती है तो पूरा विश्व एक ऐसी एनर्जी कैटास्ट्रोफी में चला जाएगा कि पूरा विश्व अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल हो जाएगा। तो ये सब चीजें, पहली बात अमेरिका को भी मालूम है कि हमले कौन करा रहा है, और ईरान के गले ये बड़ी आसानी से उतरने वाली नहीं है। तो अमेरिका इनडायरेक्टली इसने एक नया, ट्रम्प साहब का ये नया ट्रम्प कार्ड है जो उन्होंने चलाया है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये जो जिमिक है उसको कोई लेने वाला है, क्योंकि ये जिन देशों के ऊपर ईरान ने हमले किए हैं उन्हें, ईरान को बखूबी मालूम है कि उनके पास इतनी सामरिक कुव्वत नहीं है कि वो ईरान के पीछे मतलब उनके ऊपर अटैक करे या उनको रिटेलिएट करे। इसमें पूरा जो और अमेरिका सहयोग के है युद्ध में अगर वो घुसेंगे तो उन्हें पता है कि आखिरकार ईरान उनके साथ क्या करने वाला है। मेजर जनरल माथुर, ये लगातार अमेरिका इजराइल हमले करते रहे ईरान के ऊपर, ईरान अब भी यही बात कह रहा है कि अगर खाड़ी का कोई भी देश उनके साथ खड़ा हुआ तो हम उनका नक्शा बिगाड़ देंगे। लेकिन इन सब के बीच में ईरान का नक्शा बदल रहा है और कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये हमले हो कहां से रहे। जय हिंद मीनाक्षी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि ईरान जो है, ईरान का जो सपोर्ट बेस है या जो जो बेस ऐसा था जो कि उसके कहीं ना कहीं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ले रहा था, वो बहुत तेजी से फिसलता जा रहा है। अगर आपको याद हो मीनाक्षी, कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर आपके चैनल पे, शायद एंकर कोई और था, ये डिस्कस किया था कि ये ईरान जो है यहाँ पर एक इस्लामिक कंट्रीज का एक यहाँ पर ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है एंड कीप अमेरिका आउट, और जो गल्फ कंट्रीज हैं वो तमाम मिलके और एक आध और देश मिलके, तुर्की जैसे, और यहाँ पर एक इस प्रकार का एक चीज खड़ी कर रहे हैं जो कि पूरे के पूरे अर्थव्यवस्थाओं को जो कि इस गल्फ से निकल रही हैं उनको कंट्रोल कर सके। अब ये चीज अगर होगी और अमेरिका को अगर बाहर कर दिया जाएगा, ये बार बार मैं कहता रहा हूं मीनाक्षी, ये अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी होगी अगर अमेरिका को पश्चिम एशिया से निकलना पड़ता है। तो अब क्या है कि मुझे लगता है कि अमेरिका ये प्रयास करेगा और ये दुनिया को दिखाना की कोशिश कर रहा है कि भाई जिन देशों की ये इकट्ठा करने की बात कर रहे थे वो देश तो खुद ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर मान लीजिए बहरीन को ईरान पर हमला करना है या जॉर्डन को या कुवैत को करना है, बहरीन में तो अमेरिका की सारी फोर्सेस हैं, वो कैसे बिना अमेरिका की इजाजत के या बिना अमेरिका के साथ मिले हुए ईरान पर हमला कर सकते हैं? ये संभव, आप मुझे बताएं, तो संभव ही नहीं है। जो यूएई में तो उनके वहां पर सारी अमेरिकन फोर्सेस, अमेरिकन बेसेस, अमेरिकन एयर बेस, नेवल बेस, सब कुछ वहां पर है। तो अगर ये देश कर भी रहे हैं, लेकिन एक बात ये समझने की है, देखिए जिस तरीके से ईरान ने हर बार जब अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया तो वो रिटेलिएशन ये गल्फ कंट्रीज के ऊपर, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो या यूएई हो, उन पे किया। एक सेकंड और मेरे को दीजिए, मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूं और ये प्रश्न सब लोग ईरान से पूछें कि भाई अमेरिका के जितने भी मिलिट्री एसेट समंदर में खड़े हैं, अब्राहम लिंकन से लेकर के और जॉर्ज डब्ल्यू बुश से लेकर के जितने 50-52 उनके युद्धपोत वहां पर हैं, वो तमाम युद्धपोत किसी ना किसी इजराइल की, ईरान की मिसाइल की रेंज के अंदर हैं। फिर आप मुझे बता दें एक बार के लिए कि भाई जब अमेरिका आप पे हमला करता है तो आप जाकर कतर में, कुवैत में, इधर, और आप उसका वो क्या ले रहे हैं कि हम अमेरिकन एसेट्स पे हमला कर रहे हैं, और आपका बम जाके गिरता है बुर्ज खलीफा पर। तो ये जो ईरान ने यहाँ पर इस प्रकार का एक इजियर ऑप्शन लेने की कोशिश करी ताकि गल्फ के देशों पर, पश्चिम एशियाई देशों पर दबाव बने कि वो अमेरिका की खिलाफत करें और अमेरिका को वहां से बाहर निकालें। बिल्कुल, तो आधे से ज्यादा गल्फ कंट्री ने दूरियां क्रिएट की जब पूरी दुनिया वहां पहुंच रही थी, 70 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंच रहे थे अंतिम संस्कार में दामोदर जी, तो बगल के ही पड़ोसी नहीं पहुंचे सीधे सीधे। इसके पीछे की खींच भी यही है कि आपने हमें जिस तरीके से बिगाड़ा है, हम उस वक्त आपके साथ खड़े नहीं होंगे जब आपको जरूरत होगी। और अभी भी नेटो के मंच से जो कहा गया, तो सारी मुस्लिम जो उम्मा है उन्हें एक साथ ला करके ईरान के खिलाफ करना, यही अमेरिका कर रहा है। ये सारी बात मीनाक्षी बिल्कुल आपकी सही है और आपका आकलन भी मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यूएई का आना भी वहां पे है, उसको भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। जिसको भी नुकसान ईरान ने पहुंचाया था, लेकिन वो लोग आए। तो एक चीज समझनी होगी कि ईरान को, मुझे लगता है मिडिल ईस्ट के कंट्री एक चांस देना चाहते हैं कि आप
हमारे साथ पंगा मत लीजिए या हमारा नुकसान मत करिए, हमारा इसमें रोल नहीं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैसेज कि हम आज भी आपके साथ खड़े हैं। पर ईरान को शायद ये बात समझ में नहीं आती, और जब भी अमेरिका का कोई भी अटैक उसके ऊपर होता है वो जाके बहरीन और कतर उसके लिए सबसे आसान टारगेट बन गया। और क्या ईरान को नहीं पता कि ये अब तक वहां पे जितनी भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं अमेरिका की, वो सब मूव हो चुकी हैं और उनको उन्होंने सेफ जोन में पहुंचा दिया। उन्हें पता है कि कोई भी अटैक करने से पहले या हम अटैक करेंगे तो ईरान को यही एक साइट मिलती है, और इनके पास है वो सब कुछ जो अभी बात कर रहे थे जनरल माथुर की। आप क्यों नहीं अमेरिकन शिप के ऊपर अटैक करते? तो शायद एक दो शिप पे अटैक किया भी था, जिसकी गाहे बगाहे खबरें भी आई हैं कि उनको नुकसान पहुंचा है, तो उनकी पुष्टि नहीं हुई है। पर ईरान, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इस बात से मैं सहमत होता हूँ। ईरान क्यों नहीं अमेरिकन शिप पे अटैक करता है? अमेरिका की लगातार फ्लाइंग चल रही है होर्मुज के ऊपर, आप उनके शिप पे, उनके जो भी फ्लाइंग एसेट्स हैं, आप उन पे अटैक करिए। पर सीधी बात है कि आपकी क्षमता नहीं है। आप उन कंट्रीज पे, बहरीन और कतर की अगर बात करते हैं कि वो अटैक किया उन्होंने, आप जानते हैं उनके 8,000 कुल एक्टिव सोल्जर्स हैं बहरीन के पास, 12,000 के आसपास कतर के पास है। कौन सा मुल्क ऐसा जब मुश्किल से 70 के आसपास उनके पास फाइटर प्लेन है, जिनमें से आधे तो उनके एक्टिव नहीं है। तो कौन सा मुल्क ऐसे ईरान के साथ अटैक करेगा बिना अमेरिका के सपोर्ट के? तो ये अमेरिका का कहना या इजराइल का कहना कि हो सकता है बहरीन और कतर ने अटैक, मैं इसको यूं कह सकता हूं कि हो सकता है बहरीन और कतर से अटैक किया गया हो, बजाय बहरीन और कतर के अटैक करने के। शब्दों में थोड़ा सा फर्क करते हैं ये बिल्कुल। इस बीच में एक बार आपको याद हो कि जब दुबई के ऊपर अटैक हो रहा था, तो गाहे बगाहे एक बार ये भी खबर आई थी कि इजराइल के भी ड्रोन दुबई के ऊपर अटैक कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को उकसाने के लिए अटैक किए जा सकते हैं। तो अभी बिल्कुल ये किसी भी तरह की इस तरह की चर्चाओं को हवा हम नहीं दे सकते। एक चीज जरूर साफ है कि मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में वो कुव्वत नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट अटैक लॉन्च कर सके बिना किसी अमेरिका के सपोर्ट के या इजराइल के सपोर्ट के ईरान के ऊपर। कुछ भी हो, ईरान के जो शाहिद ड्रोन हैं या मिसाइल्स हैं आज भी सक्रिय हैं और बहुत अच्छे से नुकसान पहुंचाने का मादा रखते हैं, और उन्होंने नुकसान पहुंचाया भी। ऐसा नहीं कहा जा सकता अमेरिका का लॉस हुआ है। इस पहले ये लड़ाई ऐसी नहीं जहां अमेरिका को भी अपने बेसेस को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी और बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। तो इस समय ये कहना कि बहरीन या कतर इसमें शामिल है, तो मैं इस बात को नकारता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बाकी भी डिफेंस एक्सपर्ट की तरह। बिल्कुल कोई नहीं लेकिन मानेगा एक चीज, जी जी बिल्कुल एक चीज मैं जो जरूर कहूंगा कि युद्ध के समय ऐसे बहुत सारे डिकॉय, ऐसी बहुत सारे टैक्टिक्स यूज की जा सकती हैं और की जाती रही हैं कि अटैक कहीं और से किया। अच्छा एक बात बताएं, ईरान बहुत शक्तिशाली है, सारे मुल्कों को आप धमकी देते हैं कि हम मिडिल ईस्ट का कोई भी मुल्क अगर हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ तो हम उसको कब्रिस्तान बना देंगे, ऐसे स्टेटमेंट IRGC की तरफ से आते हैं। तो आपको क्या, आपके पास ये क्षमता नहीं है कि आपकी एयर डिफेंस या आपके रडार उस सिग्नेचर को पकड़ सकें कि कौन से मुल्क का फाइटर है या फ्लाइंग एसेट्स हैं या ड्रोन है या मिसाइल्स हैं? आप आइए सामने बोलिए कि ये मुल्क ने हमारे ऊपर हमला किया और आप करिए, तो फिर कौन उसके बाद रोक सकता है? बस यही सवाल था मेरा भी ब्रिगेडियर दत्ता से कि ये इस बार डर किस चीज का सता रहा है अमेरिका को और इजराइल को? देखिए अमेरिका बखूबी जानता है कि वो किसी भी कीमत पे इस युद्ध को अब आगे नहीं ले जा सकता। अमेरिका 500% ये चाहता है कि साहब युद्ध विराम हो और उसके लिए एक ऑनरेबल एग्जिट हो। ईरान ने बिल्कुल इस सिचुएशन को एनकैश किया है। ईरान चाह रहा है कि अब थोड़ा सा प्रेशर और अगर अमेरिका पे डाला जाए तो अमेरिका उसके जो मुद्दे हैं उनके ऊपर वो सकम कर जाएगा और ईरान की जो शर्तें हैं, क्योंकि देखिए ईरान न्यूक्लियर इशू पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, उसके जो गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम्स है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हालांकि उसने कहा है कि वो पीसफुल पर्पसेस के लिए इनको इस्तेमाल, इस न्यूक्लियर या जो जौहरी ताकत है उसको इस्तेमाल करेगा। तो बिल्कुल ईरान अब ये चाह रहा है। अच्छा, दूसरा अमेरिका ने इजराइल को भी ये कहा है। थोड़े दिनों पहले अगर आप देखें तो इजराइल का वक्तव्य था कि नहीं, हमें इसको कंक्लूसिव एंड की तरफ ले जाना चाहिए और इजराइल को एकदम, अमेरिका को एकदम इजराइल के साथ मिलकर ईरान को खत्म कर देना चाहिए जिससे कोई वजूद ही ना रहे। और अब बिल्कुल उन्होंने 180 डिग्री पे अपना स्टेटमेंट दिया है जी। तो अब अमेरिका ये बताना चाहता है कि साहब किस तरह से जो दूसरे देश हैं जिनके ऊपर ईरान ने अटैक किया है उनको वो सामरिक तौर पे, जैसे आप रूसो यूक्रेन वार में देखिए, आप यूक्रेन की कोई ताकत या कोई कुव्वत थोड़ी थी कि वो रशिया के खिलाफ इतने दिनों तक हो जाए। ये तो अमेरिका के मतलब दम पे वो भर रहा था। वही चीज अब अमेरिका यहाँ एक ऐसा प्रॉक्सी वॉर शुरू करने वाला है जिसके हिसाब से वो ईरान को बिल्कुल पिन डाउन करके रखेगा और अपना बैकड्रॉप में चला जाएगा, जिससे कल को अगर कोई नेगोशिएशंस होते हैं तो वो कहेगा कि ठीक है, मैं इस मतलब इस पूरे रीजन में शांति ला सकता हूं बशर्ते आप हमारी ये कंडीशंस माने। तो ये एक नया मतलब मास्टर स्ट्रोक है ट्रंप साहब का
जो उन्होंने खेला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा दिनों तक ये चल पाएगा, क्योंकि ईरान को मालूम है कि भाई इसके पीछे कौन इनको शय दे रहा है। बिल्कुल। तो मेजर जनरल अनुज माथुर, अब तो अंतिम संस्कार हो गया, जनाजा निकल गया है, सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया भी हो गई है, तो क्या ये समझा जाए कि कल से फुल स्केल वॉर शुरू होने वाली है? देखिए मीनाक्षी, एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ईरान के जो कॉम्प्लेक्स इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अफेक्ट करेगी। क्या मेरा कहने का अर्थ क्या है? देखिए, जब ये एमओयू साइन हुआ, उस एमओयू साइन होने के टाइम पर एक जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी असेंडेंसी नजर आई, और ये नजर आया कि ईरान के बिहाफ पर निर्णय कौन ले रहा है? पेजेश्कियान, गालिबाफ और इनका जो विदेश मंत्री है अरागची। और ये कहीं ना कहीं आईआरजीसी को लगा कि वो थोड़े से हाशिए पर हो रहे हैं। आईआरजीसी किसी भी कीमत पर ईरान के ऊपर से अपनी गिरफ्त नहीं निकलने देना चाह रहा। इसी को मैं रिलेट करूंगा कि मजतबा को अब निकाल करके लेकर के आ रहे हैं। वो इंसान जो कि अपने पिता के अंतिम यात्रा में सम्मिलित नहीं हुआ, वो उनकी प्रेयर मीटिंग में आकर के आना चाहता है, उसको भी वो क्यों ला रहे हैं? इसका मैं पूरा आपके प्रश्न पे आऊंगा इसके बाद, कि वो इसलिए लाने का प्रयास कर रहे हैं उसको, ताकि वो ये बता सके कि अभी भी जो है मुस्तबा हैं, और मुस्तबा इज द सुप्रीम लीडर, और वो आईआरजीसी के मार्फत ईरान में निर्णय ले रहे हैं। ये गेम मेरे को लगता है। और आप देखिए किस प्रकार से, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस पूरी अंतिम यात्रा में कहीं थोड़ा सा बैक बर्नर में जाते हुए नजर आए थे। तो ये अब इस वजह से आईआरजीसी जो है अपनी उसको लगातार करने के लिए उनको निर्णय लेने पड़ेंगे। और ये जो करंट क्राइसिस है, अमेरिका चाह रहा था कोई उसको मौका मिले कि वो जाके ईरान को कुछ सबक सिखाने का प्रयास कर सके, और वो मौका आईआरजीसी ने अपने हाई हेडेडनेस में एक उसको प्लेटर में लेकर के दे दिया। जो एनालिसिस इस वक्त हम कर भी रहे हैं, तो उसमें एक बात और निकल करके सामने आ रही है कि कहीं ये सिर्फ और सिर्फ अंतिम संस्कार तक तो नहीं रुकना चाह रहे थे, कि बाकी अगर कोई छिपा हुआ बैठा है जिसके हम लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं दामोदर जी, तो उन लोगों को भी ट्रैक करें, और उसके बाद जो उन्हें करना है वो करेगा अमेरिका और इजराइल। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि ये बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से इन्होंने दफनाया है खामनेई को। आप देखें कि यात्रा की शुरुआत ईरान से करी और लेके नजफ गए, फिर आप करबला जाते हैं, इसके बाद मशहद में उन्हें दफन करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं उम्मा के लिए और पूरे विश्व के शिया मुसलमानों का नेतृत्व करना चाहते हैं, आप उनको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से उन्होंने इसको शो ऑफ किया, और इसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने। जितना डिले किया था 4 महीने, ये पूरा फायदा उठाया उन्होंने। और एक तरीके से मैं ये कहूँ कि इस बार वो तैयार थे कि कोई भी अंदेशा, भगदड़, रैम्पेट या कुछ भी किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कोई अटैक होता है, तो मुझे लगता है इस बार उनका माइंड पूरी तरह से प्रिपेयर था, और वो नहीं हुआ। ये भी एक अच्छी बात है कि ऐसा नहीं हुआ, निर्दोष लोग नहीं मारे गए जो उनके अनुयायी थे। लेकिन जिस तरह से ईरान ने इसको एक तरीके से पूरा उनका जो जनाजा है उसको जिस तरह से उन्होंने लेके गए इराक के अंदर, ये बड़ा सरप्राइजिंग था। और मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ईरान ने यहाँ पर भी ये दिखाने की कोशिश करी है कि हम इस समय ईरान पूरे विश्व के शियाओं का नेतृत्व करता है और करता रहेगा, कितने भी अटैक हो जाए या कुछ भी हो जाए। एक पहलू मीनाक्षी जो अभी अनुज माथुर सर बोल रहे थे आईआरजीसी का, उस पर मैं जरूर ये कहूंगा कि आईआरजीसी की ये बात बिल्कुल साफ है कि आईआरजीसी और ईरान की जो सत्ता है उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ गैप है, कि आईआरजीसी ईरान की सत्ता की नहीं सुनता। ये बात तब जाहिर हुई थी जब ठीक संधि से 2 दिन बाद आईआरजीसी ने शिपिंग होर्मुज में जो शिपिंग कमर्शियल शिप थे उनके ऊपर अटैक किया, अमेरिका के एक चॉपर के ऊपर अटैक किया। ये सारे अटैक आईआरजीसी ने तब किए जब बहुत नाजुक मोड़ था संधि का। उस समय स्विट्जरलैंड के ऊपर बात चल रही थी, उस दौरान आईआरजीसी ने जो हमले किए। तो ये साफ जाहिर है कि बेशक ईरान की जो गवर्नमेंट है वो ये जरूर चाहती है कि शांति हो और वो लोगों को इससे रिलीफ मिले, वो रिहेबिलेट करें और दोबारा रिजनरेट हों, रिबिल्ड करें। आईआरजीसी नहीं चाहता, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता। आईआरजीसी का हर डिसीजन बड़ा स्ट्रेटजिक है, अमेरिका को हर कदम पर नीचा दिखाने, उनके चाहे बयान देख लीजिए, चाहे उनके एक्शन देख लीजिए, वो किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। और एक चीज जो दत्ता सर बोल रहे थे, ये बात मैंने भी पहले कई बार कही हर जगह कि अमेरिका इस समय सिर्फ और सिर्फ एक ऑनरेबल एग्जिस्टर,
वो चाहता है कि बस वो सब कुछ करके एक लपेट शस्त्र फौज की भाषा में हमारे बोला जाता है, निकल जाए इज्जत के साथ कि नहीं देखो भाई हमने ईरान को हरा दिया। और ईरान जिस दिन में वही इज्जत तो नहीं मिली, दुनिया भर में थू-थू हुई वो कि अमेरिका अब मीनाक्षी नहीं मिल सकती। एक बात मैं आपको अभी बता दूं, ये एक तरफा हो गया था एमओयू कि जो कुछ ईरान चाहता था वो उसे मिल गया है, अमेरिका जो कुछ चाहता था वो उसे नसीब नहीं हुआ है। ब्रिगेडियर दत्ता, एक तरफ ये खबरें भी फैलाई जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है और ये इजराइल बता रहा है ईरान की तरफ से खतरा है, तो अपने प्रॉक्सीज को क्या अब एक्टिव कर दिया गया है ईरान की तरफ से? देखिए, ट्रंप साहब को जो ये डर सता रहा है कि साहब उनकी जान को खतरा है, यकीनन उनके पास इस तरह की हार्ड इंटेलिजेंस होगी। पहली बात, ईरान के ऊपर उन्होंने इतना अटैक किया है, उनकी लीडरशिप को खत्म किया है। और खमनेई साहब केवल ईरान के लीडर नहीं थे, वो शिया समुदाय को रिप्रेजेंट करते थे। तो यकीनन उनके पास जो प्रॉक्सीज हैं, वो जो मतलब 3H हैं, वो कोई ना कोई तो इस मतलब उधेड़बुन में लगा होगा कि साहब किस तरह से उनके ऊपर अटैक किया जाए या किस तरह से इस चीज का बदला लिया जाए। तो इसमें मतलब ट्रंप साहब का जो मतलब एप्रीहेंशन है वो बिल्कुल ठीक है और इसीलिए उनकी सिक्योरिटी भी काफी बढ़ा दी गई है। लेकिन देखिए, जहां भी इस तरह के जो देश होते हैं जो ऐसी तंजीमों को स्पॉन्सर करते हैं या उनको मतलब उनको प्रायोजित करते हैं, वो यकीनन ऐसे लोगों पे डिपेंड करते हैं जहां इस तरह के असैसिनेशन और पॉलिटिकल असैसिनेशन को कई बार सत्ता परिवर्तन में या सत्ता को काबिज करने में मतलब कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, हिस्ट्री इज रिप्लीट विद एग्जांपल्स। तो उनका जो डर है वो बिल्कुल ठीक है। और देखिए, जिस तरह से 1 या 2 अटैक हुए भी हैं व्हाइट हाउस पे, जो इतना हाई सिक्योरिटी जोन है, तो ये बताता है कि किस तरह से वो वल्नरेबल हैं। तो मतलब ये नहीं है कि साहब केवल मोसाद या केवल जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो ही इन मतलब कारनामों को अंजाम दे सकती हैं। कोई भी मतलब देश जिसके अंदर जुनून सवार है, जिसके अंदर ये भूत सवार है कि मुझे अपना देश के लिए बदला लेना है या मुझे अपने लीडरशिप का बदला लेना है, वो कुछ भी कर गुजर सकता है। तो उनके जो एप्रीहेंशंस हैं वो बिल्कुल ठीक है और उनको थोड़ी एहतियात भी बरतनी चाहिए। एहतियात बरतेंगे, लेकिन ये मेजर जनरल माथुर। देखिए मीनाक्षी, मेरा थोड़ा सा एक दृष्टिकोण और मैं देना चाहता हूँ। जो कहा जा रहा है वो ठीक है, एक दृष्टिकोण और मैं देना चाहता हूँ। देखिए, इजराइल को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, और अभी से नहीं, जब से स्विट्जरलैंड में बातचीत होनी शुरू हुई है और जब से वो सो कॉल्ड सरेंडर डॉक्यूमेंट, जिसको कि आप लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो मेरी तरफ से अमेरिका का सरेंडर डॉक्यूमेंट था, जब से वो साइन हुआ है तो इजराइल को ये लग रहा है कि कहीं ये युद्ध खत्म ना हो जाए और वो ठगे से रह जाएं, क्योंकि उनका उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। अब देखिए, आप इजराइल के कमेंट जो उनके बयान आ रहे हैं उनको समझिए। उन्होंने पहले कहा, ये जो ट्रंप के बारे में कहा वो बिल्कुल कहा, क्योंकि अब वो जाकर के उनको बोलेंगे लुक आई टोल्ड यू, और तुम अभी इनको मारो। दूसरी चीज उन्होंने कही कि ईरान के पास केमिकल बॉम्ब, ये भी कहा उन्होंने, केमिकल बायोलॉजिकल वेपन ईरान के पास ऑलरेडी है, क्योंकि उनको पता है कि इस अमेरिका ने इराक के ऊपर इस गलत दिमाग सोच विचार के साथ कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, 11 साल तक वहां बैठे रहे। तो अब इजराइल ये समझ रहा है, ये सोच रहा है कि अगर केमिकल वेपन बता दो, बायोलॉजिकल वेपन बता दो, अमेरिका से जरूर ये कह रहा है कि इस बार हम लंबे वक्त की तैयारी के साथ वापसी करेंगे। अब देखना होगा कि ये लंबे वक्त वो 11 साल वाला होने वाला है या फिर ये 11 दिन में ही वापस से ढेर होकर के एमओयू पर साइन करके वहां से भागने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है, रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।